अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर के चहीते वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने नैब में अपनी पहली पेशी 12 अगस्त को भुगती और अब दूसरी पेशी के लिए 18 अगस्त की तारीख 12 सवालों के साथ मुकर्रर है। लेकिन प्रोसिक्यूशन का अमल इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि नैब ने पहली ही पेशी में उनसे खानदानों के एहसासों से मुताल्लिक़ भी तफसीलात तलब कर रखी हैं। अब जिन्हें उन्हें 18 अगस्त को अपने साथ एहतसाब अदालत लेकर जाना है। लेकिन जिस तरह से प्रोसिक्यूशन का अमल बढ़ रहा है, क्या तेजी से बढ़ते इस एहतसाब के अमल से प्राइम मिनिस्टर अपने पसंदीदा वज़ीर आला को तफ्तीश से बचा पाएंगे? प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम इस पर बातचीत करेंगे। दूसरा ये कि मौलाना फजल रहमान साहब ने आज एक बार फिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर अपोजिशन की यूनिटी 1.8 जुड़ने पर अपना शिकवा एक बार फिर मीडिया के सामने बयान किया। वो कहते हैं, जब तक अपोजिशन जमातों में कॉल ऑफ फेल का तजाद मौजूद है उस वक्त तक हम आवाम का एतमाद नहीं जीत सकते। अब क्या मौलाना और अपोजिशन की इन जमातों के दरमियान बाहमी एतमाद की फिजा कभी कायम हो पाएगी? हम इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में शामिल करेंगे वजारत खारजा की कश्मीर मामले पर पॉलिसी कि वजारत खारजा ने अब तक कश्मीर मामले पर जो पेशरफ दिखाई है, क्या वो काफ़ी है? या फिर शीरी मसारी साहिबा जिस तरह से वो सफारतकारी पर सवालात उठा रही हैं, उनका शिकवा, उनके सवालात अपनी जगह जायज़ हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हम मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर बेग चौगताई साहब। NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। हमें ज्वाइन कर रही हैं एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मोना आलम साहिबा भी। मोना, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी नसीम सिद्दीकी साहब और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के पसंदीदा वज़ीर आला जनाब पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से कि उनकी मुश्किलात तो ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। जिस तरह से पहले ही दिन पेशी का रोज़ उनसे उनके ख़ानदान के असासों की तफसीलात भी मांग ली गई और साथ ही साथ एक सवालनामा उनके हाथ में थमाया गया है कि आप पेश हुए मुतमईन नहीं, लिहाजा भी हमारे 12 सवाल हैं, जब आप अगली पेशी पर आएंगे तो इन सवालों के जवाबात अपने साथ लेकर आएगा। नासिर बेग चौगताई साहब, ये पेशी ज़्यादा दूर नहीं है। पहली पेशी 12 अगस्त को थी, दूसरी 18 अगस्त को है, जो कि ठीक 2 रोज़ बाद है। ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर नैब की फैलती हुई तफ्तीश से बुज़दार साहब को बचा पाएंगे? मेरा ख्याल है इसका जवाब हम कई बार दे चुके और मैंने पिछली बार भी कहा था कि उस्मान बुज़दार को मुश्किलात पैदा होंगी, लेकिन वो जाएंगे कहीं पर नहीं, कहीं पर वो फंस नहीं जाएंगे और उनको बचाने के लिए बहुत सी क़ुव्वतें मौजूद हैं जो उनको जवाब भी लिखवा देंगी। ज़ाहिर है वो जवाब लिख नहीं सकते, उन्हें पता नहीं कि उनके पास क्या क्या है, इस दौरान क्या क्या आया है, तो वो जवाब उनको ब्यूरोक्रेसी लिखवाएगी। अब वो कितना फंसवाती है ब्यूरोक्रेसी, ये एक अलग सवाल है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि 18 अगस्त ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वो जो सवाल वो कर रहे थे उन्होंने कहा था मैं पूछ कर जवाब दूंगा, मैं मालूम करके जवाब दूंगा, तो उनको 18 अगस्त तक मालूम कर लेना चाहिए कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, बैंक में कितने पैसे हैं, उनके अब्बा कितनी जायदाद छोड़ गए थे और उनके दादा के पास कितनी प्रॉपर्टी थी। वो सब मेरा ख्याल है हम सबके पास होती है, एक मनी ट्रेल सबके पास होती है, तो वो दे दें, वो कोई मसला नहीं है। और इमरान खान मेरा ख्याल है अभी बिल्कुल तैयार नहीं है, क़तई तैयार नहीं है उस्मान बुज़दार का दामन झटकने को। जब दामन झटकने का वक्त आएगा तो हमें पता चल जाएगा, वक्त से पहले पता चल जाएगा कौन किस तरह जा रहा है। जैसे हमें पहले भी मालूम होता रहा कि कौन जा रहा है, हमें पता है खुसरो बख्तियार नहीं जा रहा है, तो खुसरो बख्तियार नहीं जा रहा है, पता है हमको सबको, हालांकि मामला बड़ा संगीन है उनके साथ। हमें पता है कि और दूसरे लोग भी नहीं जा रहे जिन पर इल्ज़ाम आते हैं, वो भी नहीं जा रहे। तो जब तक, मैंने एक बार कहा था, पुराना मुहावरा है, बहुत पुराना मुहावरा है, जिसे पिया चाहे वही सुहागन। तो सुहागन यहाँ वही होता है सियासत में, जिसको उसका लीडर चाहता है बचा के रखता है बार बार, तो यहाँ बचा के रखा जा रहा है। अच्छा जनरल साहब, ये सियासी तौर पर कुर्सी की मजबूतगी ये एक अलग डिबेट है, लेकिन नैब की प्रोसिक्यूशन, इस पर आज हमारा सवाल बेस कर रहा है। ये जो नैब की प्रोसिक्यूशन का अमल है, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि अपोजिशन की दीगर शख्सियात के साथ वाबस्ता रखा जाता है। इससे बचा पाएंगे प्राइम मिनिस्टर उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये स्टेज वो है जबकि आप सवालात के जवाब दे रहे हैं और एक दफ़ा आप मुतमईन नहीं कर सके, आपको मजीद सवालात दे दिए गए, और अगर मुतमईन नहीं कर सकते तो उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है, अगर नैब समझता है कि उनकी सोच के मुताबिक काफ़ी मवाद मौजूद है जिसके तहत इनकी तहकीकात की जा सकती है, तो फिर तहकीकात का अमल शुरू होगा।
जब तहकीकात का अमल शुरू होता है उस वक्त एक वजीर आला ऊपर बैठा हुआ किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होना चाहिए, इखलाकन भी और वैसे भी। आप कह लीजिए कि तहकीकात को सही नहज पे ले जाने के लिए, उसको एक मंतकी अंजाम पे पहुंचाने के लिए इक़्तिदार और जुर्म एक जगह अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर वो कभी भी मंतकी अंजाम पे नहीं जाएगी। उसकी वजह यही है कि वो तमाम महकमे उसी चीफ मिनिस्टर के नीचे हैं, जैसे सिंध में मसला है। तो यहाँ भी अगर ये चीज होगी तो वो लाज़मी बात है कि ये खुद भी एक चीफ मिनिस्टर का इतना इन्फ्लुएंस होता है कि वो अपने अदारों को कंट्रोल करता है और एविडेंस जो है वो गायब हो जाता है। लिहाजा असूली तौर पे इमरान खान बचा पाएंगे या नहीं, इमरान खान के ऊपर बहुत बड़ी एक इखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस मामले में दखल न दे। ये एक इंडिविजुअल का जाती मसला है, उसके असास से उसकी मनी ट्रेल, ये सारे उसका अपना जाती मामला है। और अगर उसकी जात शफाफ नहीं है तो किसी और को कोई राइट नहीं है कि उसको आके बचाए। ये मुल्क के साथ भी एक ज्यादती होगी और उस पूरे अमल के साथ जिसका आप कहते हैं कि हम एहतसाब करेंगे, ये उसके साथ भी रियाकारी और बेईमानी होगी। लिहाजा मेरे नुक्ता निगाह से अगर आज इमरान खान ने अपने आप को एस्टेब्लिश करना है एक ऑनेस्ट लीडर के तौर पे, तो ये इंतहाई जरूरी है कि स्टेज के ऊपर वो इनका हाथ ना पकड़े, बचाने के लिए कुछ ना करें। अव्वल तो करने के लिए उनके पास है कुछ नहीं और करना भी नहीं चाहिए। तो ये एक इंडिपेंडेंट उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो कि एक इंडिविजुअल का अपना जाती मसला है। उसने अगर करप्शन की है तो खुद अपने तौर पे की है, उसका ना पॉलिटिकल कोई वास्ता है, ना पार्टी से कोई ताल्लुक है, ना लीडरशिप से कोई वास्ता है। तो उसको अपना एहतसाब करवाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से उसको फारिग होना चाहिए अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं है फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में चूंकि चीफ मिनिस्टर असरअंदाज हो सकता है तो फिर उसका प्रोसेस यहीं से शुरू हो जाना चाहिए कि उसको चीफ मिनिस्टरशिप से हटा दिया जाए, ताकि जो भी तहकीकात हो उस पर कोई उंगली ना उठा सके। तो मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक जिन पर आप बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ऐसा करना चाहिए अपनी हुकूमत और सियासत का पॉजिटिव इंपैक्ट देने के लिए, ये आपकी ख्वाहिश है, लेकिन वो ऐसा करेंगे? लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि वो नहीं बचाएंगे, तो मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। ये क्योंकि ये चीजें छुपती नहीं है, बिल्कुल। अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे छुपेगी नहीं, वो सामने आ जाएगी। और अगर वो करते हैं, बचाते हैं, तो फिर लाजमी बात है उसको भी खमियाजा इसका भुगतना चाहिए। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि वो नहीं बचाएंगे। अगर कोई ऐसी सूरत होती है तो फिर इसको खुद भुगतना होगा मुज़दार साहब। ठीक। मोना, प्राइम मिनिस्टर जब ऑपोजिशन में थे बारहा कहा करते थे देना मनी ट्रेल अगर कुछ नहीं किया तो, और अगर असासे जो सारे हैं वो क्लियर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इनसे भी मांगे गए असासजात की तफसीलात। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व होंगे इस सारे एहतसाब के अमल में कहीं पर? जरिया, पहले तो ये है कि ये अमल इटसेल्फ जो हुआ है ये बहुत एक अहम डेवलपमेंट है और मैं इसको बाय एंड लार्ज बहुत खुशाइन देखती हूँ। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा जो शिकवा या गिला होता था वो यही होता था कि लॉप साइडेड एहतसाब, यानी कि एक तरफा एहतसाब हो रहा है। और ख़ास तौर पर वो जो नैब के कुछ डिस्क्रिशनरी राइट्स हैं कि जी किसी भी वक्त आप अरेस्ट कर सकते हैं, कभी भी पूछगछ के लिए बुला सकते हैं, आपको नॉन कोऑपरेशन अगर नजर आए तो उसके ऊपर भी आप एक्शन ले सकते हैं। ये सारे डिस्क्रिशनरी राइट्स सिर्फ अपोजिशन जो मेंबरान हैं उनको सियासी तौर पर किसी तरह से विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़े इल्जामात थे। तो अगर इन इल्जामात से कोई निजात मिली है, और मैं ये भी साथ एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि ये इल्जामात सिर्फ अपोजिशन के नहीं थे बल्कि आला अदलिया के भी यही शिकायत थी नैब से और पूरे ओवरऑल एहतसाब के अमल से। अगर ये शिकायत दूर हुई हैं तो ये अच्छी बात है। जो पहली पेशी थी उसमें भी उस्मान बुज़दार साहब से गालिबन 2 घंटे उनसे पूछगछ चली। हत्ता ये कि हमने आपके साथ ही डिस्कस किया था, मुझे बहुत क्लियर याद है कि ये जो इलीगल लिकर लाइसेंस था इसके लिए उनको तलब किया गया था, बुलाया गया था। लेकिन फिर उसके बाद जो जायदाद की तफसीलात और प्रॉपर्टीज की तफसीलात वो भी मांगी गई। वो तो जाहिर है, खैर उन्होंने इलेक्शन क्योंकि कंटेस्ट किया था पंजाब असेंबली में, तो वो पंजाब से वो फिर जीते वो तमाम, तो वो तो उन्होंने वैसे भी जमा करवाई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब वो वाकई ये चीज देखेंगे कि आया इन 2 साल के अरसे में जब तक वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ये नैब अब देखना चाहते हैं कि
क्या उनकी जायदाद में या उनकी प्रॉपर्टीज में कोई इजाफा हुआ है, अगर हुआ है तो वो कैसे हुआ है, ये कुछ सवालात हैं जो कि नैब इस वक्त मेरा ख्याल है प्रूव करेगी, क्योंकि वैसे तो उनके असासाजात की जो तफसीलात है वो मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के पास, और वो तमाम एक ओपन रिकॉर्ड है, पब्लिक रिकॉर्ड के लिए तमाम चीजें अवेलेबल हैं इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जो कि वाजिब की गई थी, लाजिम की गई थी। तो खैर अब ये तमाम चीजें देखने वाली हैं। मैं अभी भी ये कहूंगी कि ऊंट किस करवट बैठता है, ये अभी भी देखने वाली चीज है। उम्मीद मुझे यही है कि अगली पेशी पे भी उस्मान बुज़दार साहब फुल्ली कोऑपरेट करेंगे एक तो नैब अथॉरिटीज के साथ। और ये जो बात अभी जनरल साहब कर रहे हैं, ये मुझे लगता है अभी देखने वाला एलिमेंट है कि ये जो असरअंदाज होने वाली बात है, क्या चीफ मिनिस्टर, वजीर आला पंजाब और नैब जो कि एक फेडरल इदारा है, फेडरल सतह पर चीजों को देखता है, क्या वहां पर कोई इनका असरअंदाज हो सकता है, कोई यहाँ पर इन्फ्लुएंस का एलिमेंट आ सकता है? अगर आ सकता है तो यकीनन इसको हुकूमत को सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए, लेकिन ये देखने वाली चीज है कि ये उनके एम्बिट में या मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, हाँ सीएम का इन्फ्लुएंस कुछ ना कुछ काम कर सकता है इसमें? मैं ये कहना चाहती हूँ सीएम का इन्फ्लुएंस भी मैं नहीं समझती कि काम कर सकता है, क्योंकि वो प्रोविंशियल मैटर्स और फिर वफाक का अगर एक इदारा है तो मुझे नहीं लगता है इनका कोई आपस में कोई लेना देना है या सीएम उसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि इस तरह से तो इवन जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं उनको भी काफी दफा तलब किया गया था, उनको भी काफी दफा नैब ने बुलाया है मुतअद्दिद काफी केसेस में, कभी वो जाते हैं कभी एक आध दफा वो नहीं भी गए हैं। लेकिन ये जो तक की जहाँ तक बात है, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो बिल्कुल इसमें एक बहुत यूनिफॉर्मिटी के साथ चलेंगे, और वाकई ये जो तमाम ओनस है ये आता तो उसी इंडिविजुअल पर है, यानी कि चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार पर है कि उनके हवाले से जो भी सवालात हैं, जो भी एलिगेशंस हैं, वो उनको जाती हैसियत में अपनी जवाब दें, जवाब उसका करें, आंसर करें। और मुझे लगता है वजीर आजम ना इसको इन्फ्लुएंस करेंगे और ना कर पाएंगे। ठीक, जनरल साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? एक सेकंड, ये इसमें देखने की बात ये है कि जिन महकमों में अगर लेट्स से एक्साइज के डिपार्टमेंट में कोई गड़बड़ हुई है तो एक्साइज का डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर के नीचे है, वो शराब वाले किस्से में तो उसी से पूछा जाएगा ना, डॉक्यूमेंट्स मांगनी है तो उसी ने उसके। बात यह है कि अगर करप्शन उन महकमों में हुई है जो पंजाब चीफ मिनिस्टर के अपने नीचे हैं। सर एक सेक्रेटरी भी कोई उनके खिलाफ कोई उन्होंने बयान दिया है, और वो जो नैब की जिस तरफ से जो इतलात आ रही थी वो ये था कि एक सेक्रेटरी ने भी बाकायदा तौर पर टेस्टिफाई किया है इस हवाले से, और उसी की बुनियाद पर उन्होंने बुलाया था। और कल अगर जुर्म साबित ना हुआ हो चुका है मामला, नहीं अगर कल को ये साबित नहीं होता तो उस सेक्रेटरी की तो जान गई ना। सेक्रेटरी ये घर में बैठ के सोचेगा कि अगर चीफ मिनिस्टर बच गया तो मेरा क्या बनेगा। ये इन्फ्लुएंस है जो कि चीफ मिनिस्टर के हाथ में एक पावर है वहां, तो लिहाजा वहां पे चीफ मिनिस्टर चलो मुनहरफ भी हो सकता है, वो मुनहरफ भी हो सकता है। चीफ मिनिस्टर को हटाना जरूरी है, अगर चीफ मिनिस्टर नहीं हटाएंगे तो पंजाब में अगर कोई हुई उसके खिलाफ शवाहिद तो वो गायब हो सकते हैं। चलें सोहरावर्दी साहब का पॉइंट ऐड करते हैं। वो तो नहीं हट रहा। अच्छा ठीक है सोहरावर्दी साहब, ये दूसरी पेशे से पहले मुलाकात होती है सीएम की पीएम से, और हमें पता है बड़े पसंदीदा हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के बुज़दार साहब। किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आ रही है इस केस से मुताल्लिक कि वो सहारा देंगे, देखेंगे जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है? अच्छा, शुएब साहब इस्लामाबाद हैं, NBC कराची बैठे हैं, मैं तो लाहौर बैठा हूँ ना, और हमारी तो यहाँ मतलब केस भी लाहौर का है, तो ज़रा आपको मुझे ज़्यादा वक्त देना होगा इसके लिए, मैं थोड़े फैक्ट्स रख देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये कहा गया इल्लीगल लिकर का लाइसेंस, इस लिकर लाइसेंस को हाई कोर्ट वैलिडेट कर चुका है, और लाहौर ये DG एक्साइज ने कैंसिल कर दिया था चीफ मिनिस्टर की इस नोटिंग पर कि आप तो लाहौर हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहब ने इस लिकर लाइसेंस को आइन और कानून के मुताबिक करार दिया था, और ये लिकर लाइसेंस जो अप हेल्ड है अभी तक वो हाई कोर्ट के ऑर्डर पर है, और पंजाब गवर्नमेंट उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत इस लिकर लाइसेंस के खिलाफ उस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की हुई है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में कि हाई कोर्ट ने इसको गलत वैलिडेट किया है, हमें इसे कैंसिल करने दिया जाए। इसकी नोटिंग पड़ी है बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी दिलचस्प। आप समझें पंजाब में ये कोई पहला लिकर लाइसेंस नहीं जारी हुआ है, इससे पहले भी 9 लिकर लाइसेंस जारी हुए हैं। 2 लिकर लाइसेंस तो गवर्नर खालिद मकबूल ने जारी किए थे, और उस वक़्त भी ये एम्बिट जो है ये DG एक्साइज का है कि वो किसी को लिकर लाइसेंस जारी करे, होटल को या ना करे।
उस वक़्त के जो डीजी एक्साइज थे उन्होंने गवर्नर खालिद मकबूल को समरी लिख के भेजी कि ये लिकर लाइसेंस रूल्स के मुताबिक बिल्कुल जायज़ बनता है और ये तमाम शराइत पर पूरा उतरता है, हम इसको देना चाहते हैं, दिस इज़ फॉर योर इंफॉर्मेशन। गवर्नर खालिद मकबूल ने इस पर लिखा कि ये आपका अख्तियार है, वाई यू आर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन टू मी, मेरे पास ये समरी क्यों आई है? जब ये अख्तियार ही एक डीजी का है तो ये गवर्नर के पास क्यों आपने भेजा है? इस बार भी सेम हुआ है। मोहतरम डीजी एक्साइज साहब जो अब रिटायर हो गए हैं और जिन्होंने ये लिकर लाइसेंस जारी किया और कैंसिल किया वाली बात है, वही अब रिटायरमेंट के बाद जब नैब ने उन्हें बुलाया तो वो वादा मागवा बन गए हैं, वो कोई हाजिर सर्विस नहीं है। उन्होंने भी फॉर इंफॉर्मेशन टू सीएम एक समरी मूव की और कहा कि ये लिकर लाइसेंस जिसके बारे में डायरेक्टर एक्साइज ने ये कहा है कि ये तमाम शराइत पूरी करता है और इसको कवायद के मुताबिक ये लाइसेंस जारी होना चाहिए, हम आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको भेज रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने उस पर लिखा कि मुझे क्यों भेज रहे हैं, मेरा इससे क्या ताल्लुक़ है, और रिटर्न रिप्लाई करके समरी को वापस भेजा कि ये चीफ मिनिस्टर का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और इस तरह की समरीज आप हमें मत भेजा करें। उस डीजी एक्साइज ने चूँकि वो खुद चाहते थे ये देना और चाहते थे कि ठप्पा लग जाए किसी तरह चीफ मिनिस्टर का, उन्होंने दोबारा एक नोट पुट कर दिया 8 तारीख को और 9 तारीख को लाइसेंस जारी किया कि जी मैं चीफ मिनिस्टर के इंफॉर्मेशन के लिए दोबारा बताना चाहता हूं कि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, तो इसकी सेंसिटिविटी को सामने रखते हुए हम ये बात चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में लाना चाहते हैं कि हम ये लिकर लाइसेंस दे रहे हैं। वो जो सेकंड नोट उन्होंने पुट किया उस पर भी उस्मान बुज़दार के सेक्रेटरी टू सीएम ने लिखा कि यू शुड बिहेव और इस तरह की अनकॉल्ड फॉर नोट्स चीफ मिनिस्टर हाउस को नहीं भेजने चाहिए और आपको रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जो आपका अख्तियार है आप वो हमें मत भेजें, अपने अख्तियार का काम खुद करें। अब डीजी साहब को जब 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर हाउस से शट अप कॉल मिल गई और वो 9 तारीख को लाइसेंस जारी कर चुके थे और उन्हें समझ आई कि मैंने 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर को समरी भेजी है और 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर ने उसके ऊपर मुझे शट अप कह दिया है, तो मोहतरम के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि जब वो कैंसिल कर दिया तो मुतलका पार्टी हाई कोर्ट में चली गई, उन्होंने हाई कोर्ट से बहाल करा लिया। पंजाब गवर्नमेंट ने, उस्मान बुज़दार ने यहाँ पर बस नहीं की, वो हाई कोर्ट के उस हुक्म के खिलाफ आईसीए में चले गए इंट्रा कोर्ट अपील पर कि ये इसको हाई कोर्ट ने गलत बहाल किया है। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर किसी लाइसेंस में किसी ने कोई पैसे लिए हों तो वो उसको कैंसिल कराने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील तक जाता है और आखिरी हद तक उसको कैंसिल कराने की कोशिश करता है और उन नोटिंग्स पर बार-बार शट अप कॉल लिखकर डीजी एक्साइज को भेजता है। बता दी ना कि सीएम का इन्फ्लुएंस इस केस पर किस तरह से है, हम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के रोल की बात कर रहे हैं। मैं फैक्ट्स रख, प्राइम मिनिस्टर को ये सारा कुछ पता है तभी तो वो खामोश हैं, फाइल उन्होंने भी देख ली है, इसमें कुछ भी नहीं है, मीडिया ट्रायल के अलावा कुछ भी नहीं है जो हम ये बैठ के मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, अगर उन्हें सब मामले का पता है, उन्हें पता है कि सिर्फ मीडिया ट्रायल की हद तक होगा, नैब से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उस्मान बुज़दार का दाम वो एक तो पहला लाइसेंस नहीं है, 9 जारी हो चुके हैं, जैसे पहले जारी हुए हैं वैसे ये जारी हुआ है, इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि हम ये कहें कि बड़ा ही कोई ऐसा काम हो गया है कि हाथ पैर नजर से गुजर गई हैं, ये आपने बता दिया। लेकिन आपने दूसरा पहलू भी रखा कि सीएम और उनकी गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया सारे मामले में। मैं जन्नत साहब, मैं लास्ट में आपका कमेंट ले लेती हूँ, मैं जरा सिद्दीकी साहब के पास जाती हूँ। सिद्दीकी साहब। नहीं, शुक्रिया ज़रियाब। अपना सरवर्दी साहब ने बड़ी डिटेल में सारे मामला बता दिए। नैब से तो वैसी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि नैब ने जब अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया और इतने बड़े बड़े केसेस थे, क्या पैरागॉन का था, क्या दूसरे शायद खाकान अब्बासी का LNG केस था, सब रिहा होते चले गए, सबकी जमानतें होती चलेगी और प्रोसिक्यूशन कोई भी चीज़ जो है वो प्रूव नहीं कर सकती। उस्मान बुज़दार साहब के मामले में भी यही नज़र आ रहा है कि आपने उनको बुला तो लिया, बहुत बड़ा मामला नहीं है, पहले तो आपको डीजी एक्साइज को बुलाना चाहिए था जिनके सिग्नेचर से ये सारा कुछ हुआ था, जो लाइसेंस दिया गया था, और जब उसमें जो लकूने निकलते आ रहे हैं तो ये तो जो भी सरकारी वकील होगा ये चीज़ें धज्जियाँ उड़ा देगा इसकी कोर्ट में। लेकिन मुझे पता है कि कोर्ट में जाने की नौबत ही नहीं आएगी, उससे पहले ही ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो जो जनरल साहब बात कर रहे थे, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में हमेशा यही कहते रहे कि भाई जिस पे करप्शन का इल्ज़ाम है और अगर वो सीट पे
बैठा होगा तो उसके खिलाफ आप करप्शन कैसे साबित कर सकते हैं, क्योंकि वो तो इन्फ्लुएंस करेगा उन इदारों के ऊपर। तो बिल्कुल ये हो सकता है कि जब बुज़दार साहब जो चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं और उनके खिलाफ इंक्वायरी नैब में है, तो जो उनके मातहत इदारे हैं, नैब वफाकी इदारा, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है जो मोना ने की थी, लेकिन जिन इदारों ने तहकीक करनी है या उनके खिलाफ बयानात देने, वो सारे सीएम पंजाब के अंडर आते हैं, तो सीएम बिल्कुल उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है और हर किसी को अपनी नौकरी की फिक्र होती है। जहां तक आपका एक्चुअल सवाल है कि इमरान खान साहब इस मामले में दखल अंदाजी करेंगे या नहीं करेंगे, तो इमरान खान साहब इस मामले में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करेंगे। आपने देखा कि चीनी स्कैंडल आया इतना बड़ा, उसमें जहांगीर तरीन साहब का नाम आया, दूसरे लोगों का नाम आया, तो इमरान खान साहब इस तरह के मामलों में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करते और उनको भी पता है कि जो नैब की इस वक्त कारकर्दगी है, अगर वो अपोजिशन रहनुमाओं को सही तरह उनके केस आगे प्लीड नहीं कर पा रहे, तो वो जो एक हुकूमत में बैठे हैं, एक पावरफुल सीएम बैठे हैं जिनकी बैकअप के ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद है, तो वो उनके खिलाफ क्या साबित कर सकेंगे? उनके असासे मांग लिए, असासे वो अपने बिल्कुल जो उन्होंने डिक्लेरेशंस अपनी दी थी, उनके जो सेक्रेटरीज हैं, जो उनके मावन हैं, उनको यही कहेंगे जो आपने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए थे वही आप जो है वो उनके सामने पेश कर दे। एक चीज़ का मुझे ज़रूर इसमें शाइबा नज़र आता है कि क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ कुछ जो है वो करप्शन के मामलात प्राइम मिनिस्टर की नॉलेज में भी आए थे, तो ये थोड़ी सी आर्म ट्विस्टिंग जरूर हो सकती है सीएम की, ताकि उनको ये रहे कि एक छोटे से मामले पे उनको बुलाया जा सकता है और इतनी नजर रखी गई है, तो अगर कोई और मामले इस किस्म के हैं तो उसमें मोहतात हो जाए, बाकी चीजों से मोहतात हो जाए। ठीक है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जनरल साहब आपसे गुजारिश और एनबीसी में बारी बारी आपकी तरफ आती हूँ, मुख्तसर सा कमेंट अपना ऐड कीजिएगा। जनरल साहब फर्स्ट यू। मैं यही कह रहा था कि अभी जो केस है वो शराब वाला तो शायद पीछे हट गया, अभी है उनके असासों का, और ये मुकम्मल तौर पे उनका जाती है, और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी महकमे का कोई होगा, लेकिन अगर कुछ है भी तो तब भी एक जाती आदमी जब मशकूक हो गया तो उसको फिर हटाना जरूरी है अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन वहां पे करनी है। लेकिन ये नैब का फैसला होगा, नैब बताएगा कि बाकी अभी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में जाना है, ये सवाल जवाब भी करने हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे फिर हटाना। ठीक है, एनबीसी आई एग्री विद दिस कि वाकई ये जाती बन गया है केस। ये अब वो असासाजात का ज्यादा है, लिकर लाइसेंस का कम है, और इसी वजह से ये कि वो जो इन्फ्लुएंस वाली बात है वो सब वो ओनर इंटायरली उस इंडिविजुअल पे है जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद हैं, तो वो जो कुछ भी है वो अपने आप को खुद ही इसमें टेस्टिफाई कर सकते हैं या जस्टिफाई कर सकते हैं। एनबीसी सुरवर्दी साहब, लाहौर में मैं कराची में हूँ, लेकिन कराची में होने के बावजूद मैंने पहले शो में आपके यही कहा था कि लाइसेंस वाला मामला तो कुछ भी नहीं है, याद होगा आपको। इसमें तो वो साफ बच जाएंगे क्योंकि जो फाइलों पे लिखा हुआ है वो बहुत क्लियर है। दूसरी बात ये, मैं नहीं समझता कि बल्दियाती इंतखाबात से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कोई ऐसा एडवेंचर पंजाब में करेंगे जिससे पार्टी और उनका पूरा पार्लिमानी ग्रुप तहस नहस होकर रह जाए। 8 से 10 लोग अगर उधर चले गए, वैसे ही देखें परवेज लाई वार्न कर चुके हैं। मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, मैं कोई कानूनी बात नहीं कर रहा। जनरल साहब ने जो भी कुछ कहा बहुत आइडियल है, मेरे बहुत दिल के करीब है, कैसा होना चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन सियासत कहती है कि इंतखाबी बल्दियाती इंतखाबात से पहले कुछ नहीं होगा। सरवरदी साहब, बहुत मुख्तसर सा पॉइंट, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है क्विकली। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो जो कह रहे हैं कि इल्ज़ाम लग जाए तो फिर ये होता है, हमारे यहाँ तो पंजाब में अलीम खान और सप्तान खान जो हैं वो नैब की गिरफ्तारी के बाद दोबारा आके वज़ीर बन गए हैं इमरान खान की वजारत उज़्मा में। तो आप किस आइडियलिज़म की मेरे साथ बात कर रहे हैं? अगर आइडियलिज़म होता तो अलीम खान और सप्तान खान दोबारा वज़ीर बनते। पॉइंट आ गया। किस्सा मुख्तसर ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे और असासजात के बाद अब ये मामला बुज़दार साहब की अपनी ज़ात के हवाले से, उनके अपने केसेस के हवाले से। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं तो मजीद इशूज़ को बनाते हैं प्रोग्राम का हिस्सा। स्टे ट्यून्ड। जब भी इस गवर्नमेंट को किसी मसले पे वोट की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी बड़ी पार्टियां जब उनको उन हालात में वोट देती हैं तो हमारी नज़र में वो ज़रा सूरत हाल से मुतसादिम हो जाती है। तो अब भी हमारा उनसे यही तकाज़ा है कि ये रविश अगर तर्क कर दी जाए और बड़ी वजाहत के साथ और यकसुई के साथ हम हिज़्ब इख्तिलाफ करें और इख्तिलाफ राय करें, तहरीक चलाएँ, तो यकसुई के साथ ही हम कौम का एतमाद हासिल कर सकेंगे।
अपोजिशन के किरदार पर मौलाना साहब अक्सर शिकवा कुना रहते हैं और ये शिकवा कोई पहली बार नहीं उन्होंने किया है, तकरीबन दूसरी बार एक ही हफ्ते के दौरान उन्होंने दोहरा दिया है। मरीम बीबी की पेशी पर भी उन्होंने यही कहा था कि जब तक यकसुई नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तब तक हम APC लेकर नहीं चल सकते। आज भी वो एक तरीके से सही कह रहे हैं कि जब तक अपोजिशन की अपनी जमातों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म नहीं होंगे, शुकूक व शबात ख़त्म नहीं होंगे, अवाम उन पर कैसे एतमाद करेगी उस तहरीक के हवाले से कि जिसे वो लेकर चलना चाहते हैं। नासिर चुगताई साहब, मौलाना साहब ने कहा कि अवाम का एतमाद हम उस वक्त तक नहीं जीत सकते जब तक अपोजिशन के अपने दरमियान चीज़ें ठीक ना हो जाएं, हम किसी 1 पॉइंट एजेंडे पर ना पहुंच जाएं। ज़रा बताइएगा, क्या कभी मौलाना और दीगर अपोजिशन जमातें जो हैं उनका एजेंडा एक हो सकता है? हाँ, कहते ना अमीर का अंदाज़ ज़बां और अंदाज़ बयां, और तो मौलाना फजल रहमान का अंदाज़ बयां भी बड़ा शानदार है। वो कहना क्या चाह रहे हैं मुझे इतना बता दें। वो किस पॉइंट पर APC को बुलाना चाहते हैं, वो किस पॉइंट पर अपोजिशन को मुत्तहिद करना चाहते हैं। वो जिस पॉइंट पर करना चाहते हैं उस पर दो मुत्तफिक नहीं है। वो कहते हैं अभी हटाओ गवर्नमेंट को, वो दो कहते हैं नहीं हटा रहे हम, अभी तो नहीं हटा रहे, हमारे पॉलिटिकल उस पर नहीं आता। अभी भी आज जो पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ है उसमें बहुत मतलब कहूँ मसाले आना रवैया इख्तियार किया गया है। कल चीफ मिनिस्टर बहुत एग्रेसिव था, आज पीपल्स पार्टी की जो ब्रीफिंग हुई है वो कतई एग्रेसिव नहीं है। जरदारी साहब इस्लामाबाद जा रहे हैं पेशी के लिए, बीमारी के बावजूद जा रहे हैं, पेश होंगे, कहा कारकुन ना आए। जब वो कह रहे हैं कारकुन ना आए तो इसका मतलब उनके जहन में कोई तहरीक नहीं है, उनके जहन में कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई मारपीट, कोई धूम धड़क्का नहीं है। मौलाना चाहते ही शायद ये हैं कि सब इकट्ठे होकर हुकूमत को ओवरथ्रो कर दें, जो गैर कानूनी है, जो गैर आइनी है, बिल्कुल गैर आइनी है। कोई हुकूमत जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज तक गैर आइनी तौर पर ओवरथ्रो नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क का मुक़द्दर ही ख़राब रहा है। इस मुल्क के साथ हमेशा ये ज़ाती होती रही है कि हमने मोहम्मद अली बोगरा को भी हटा दिया, सबको हटा दिया। इमरान खान ने क्या कसूर किया है? वो मुंतखब होकर आया। अच्छा ना, मुंतखब होकर नहीं आया, एक इत्तेहादी जमातों के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर बना है। आपको उसको हटाना है, असम्बली में चले जाइए, तहरीक तमाम ले आइए। मैं बार बार यही कहता हूँ ना, 18वीं तहरीक के बारे में यही कहता हूँ, इमरान खान के बारे में यही कहता हूँ कि अगर आपको हटाना है, इमरान खान को तरमीम करनी है तो कौमी असम्बली जाइए, पार्लियामेंट में जाइए, वहाँ से हटा दीजिए। लेकिन इंतखाबात की तैयारी करें, और इंतखाबात की तैयारियाँ और इस तरह नहीं होती जिस तरह फजल रहमान साहब करना चाह रहे हैं। वो एक ख़ास अंदाज़ होता है, ख़ास ढचर होता है, एक आँच बुलाई जाती है आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पर तो आप करें तख्ता उलट दो, ये मुमकिन नहीं, मेरा ख्याल मुमकिन नहीं, और इसलिए ये APC नहीं हो पा रही। जनरल साहब, नासिर बेग साहब ने दुरुस्त फरमाया कि मौलाना साहब ने अभी तक अपना एजेंडा सामने रखा ही नहीं, ना तो उनकी अपोजिशन जमातों को पता है, ना ही मीडिया को पता है। अब ये बताइए कि जिस एजेंडे की वो बात कर रहे हैं वहां पर ये दोनों जमातें कभी मौलाना का साथ देंगी? देखिए, बात यह है कि मौलाना कुछ गलतफहमी का शिकार हैं। हम बड़े हमेशा से सुनते थे कि हिस्सा बकदर जुस्सा, ये एक कहावत के तौर पे इस्तेमाल होता है। मौलाना जो कुछ मांग रहे हैं वो अपने जुस्सा से कहीं ज्यादा मांग रहे हैं। उनको अपनी हकीकत, हैसियत, अपना साइज देखना चाहिए। मतालबा वो कर रहे हैं जो कि दूसरों को कबूल नहीं, और तो दूसरी पार्टियां हैं जो बड़ी पार्टी हैं जिनके पास बहुत कुछ है, वो जो जुस्से में बिल्कुल उनके बहुत ही उनके सामने हकीर हैं, वो उसको अपना लीडर बना के बैठ जाएं। जिनका अपना कुछ पता नहीं कि कल को उनके कॉलो फेल में जो तादाद है वो सामने आना शुरू हो जाए। मौलाना तो कई दफा शातरबाजी कर चुके हैं लोगों के साथ। तो ये इनके ऊपर, इनसे उन्होंने मशावरत तक करना वोटिंग के दिनों में मुनासिब नहीं समझा। तो मौलाना क्यों नहीं समझते अपनी हैसियत को, अपनी पोजीशन को, अपने जुस्सा को कि वो हैं किस, उसके मुताबिक मुतालबा करें। मतलब मौलाना के लिए एक ही रास्ता है कि जो बड़ी पार्टियां चाहती हैं उनके पीछे शामिल होकर उनके साथ चलना शुरू कर, बजाय इसके कि अपना एजेंडा रखे तो उनको कहें कि आप आके इस एजेंडे पे अमल करें। वो नहीं करेंगे, उनके मुफादात नहीं है उसमें, उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं। आप देख लीजिए पीपल्स पार्टी का, आप कह रहे हैं मसालियाना, पीपल्स पार्टी में एक बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो कोई पता नहीं कि वो सिंध में भी हुकूमत गवा बैठे हैं। क्योंकि सिंध में जो कुछ हुआ है, जो हालात हैं, जो दुनिया बात कर रही है, सामने आ रही हैं चीजें, वो जी चाहे कहते हैं अपने तौर पे, लेकिन अगर हुकूमत निकल जाती है उनके हाथ से, वो भी तो किधर जाएंगे पीपल्स पार्टी वाले। तो मौलाना सारी जो कुछ बातें कर रहे हैं ये एक अपनी ख्वाहिशात का मसला है, उनका ख्वाहिश अंदर मौजूद है जो उनको जीने नहीं दे रही।
लेकिन इस ख्वाहिश के पीछे दूसरे लोग तैयार होने को आगे नहीं आ रहे। वो इनको चाहेंगे कि ये उनके पीछे लग जाएं। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि ये एक जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वगैरह का कोई चक्कर है, उसमें मौलाना के कह देने से कोई ऐसी बड़ी तब्दीली आने लगी नहीं। बड़ी पार्टियां अपना इन्फ्लुएंस रखेंगी, उनका हक बनता है। ठीक है मोना, सियासी जमातें अपने मफाद की सियासत करती हैं, हम हमेशा से सुनते आए हैं। अब मौलाना साहब का मफाद कुछ और है, पीपीपी और पीएमएलएन का मफाद कुछ और है। ये हो जाएगा तीनों का किसी का एक पॉइंट? काफी मुश्किल है। और अभी जैसे एक बात थी, बिल्कुल मैं सही समझती हूँ। देखें, ऑपोजिशन अगर ओवरऑल इन टोटलिटी ये चाहते हैं कि वो हुकूमत को ओवरथ्रो करें, हुकूमत से किसी तरह से उसको फारिग किया जाए, तो उसके तरीकेकार बहुत सारे हैं। मौलाना साहब वाला जो तरीका है वो तरीकेकार प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो तरीकेकार जमहूरी नहीं है। और गैर जमहूरी तौर पर अगर किसी भी हुकूमत को हटाया जाए तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि वो किसी पार्टी या किसी फर्द वाहिद के साथ ज्यादती नहीं, वो मुल्क के साथ ज्यादती है, आपकी जमहूरी रिवायात के साथ ज्यादती है। इसके लिए बहुत सी लोगों ने अपनी जानें दी हैं, बहुत कुर्बानियां दी हैं। मैं नहीं समझती कि अब 2 साल अगर हमें लगातार कोई हुकूमतें मिली हैं, सिविलियन हुकूमतें जिन्होंने अपने अदवार पूरे किए हैं, तो उसके बाद ये नौबत आए कि जी आप दोबारा से उस सिस्टम को दोबारा एक डिरेल करने की तरफ या टॉपल करने की तरफ ले जाए। वो बात सिस्टम की है, वो बात किसी फर्द की नहीं है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। और ये बात मौलाना साहब बखूबी समझा भी करते थे जब वो इत्तेहादी थे पिछली नून लीग की हुकूमत के, और जब मौजूदा जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की वो धरना दे रहे थे और वो उन्होंने इस किस्म के मुतालबात रखे थे, तो उस वक्त मौलाना साहब भी यही बात करा करते थे। अब वो ये बात नहीं करते, अब वो अपनी बात से मुनहरिफ हैं। खैर, ये बात तो अपनी जगह एक तय है, ये एक मेरा पॉइंट था। दूसरी बात जो मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि अभी बात हुई कि मौलाना साहब अपने कद के हिसाब से डिमांड्स रखें। एक चीज में जनरल साहब आपसे भी गुजारिश है कि मौलाना साहब को एज हासिल है। वो एज ये हासिल है कि अगर यहाँ इस्लामाबाद में या पिंडी में अगर वो एक हुजूम लाना चाहें या कोई धरना करना चाहें, कोई उनको पब्लिक पावर दिखाना चाहें हुकूमत को, तो वो दिखा सकते हैं। उसके लिए मौलाना साहब बासलाहियत हैं। और ये चीज नून लीग के पास भी नहीं है। अब उस तरह से ये चीज पीपल्स पार्टी के पास तो बिल्कुल ही नहीं है, खासतौर पर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। तो अगर आपको यहाँ ट्विन सिटीज में या आपको कैपिटल में अगर आपको स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करना है, तो वो चीज, वो एज सिर्फ मौलाना साहब के पास है। वो एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर वो मौलाना साहब के पास एक चीज या एक स्ट्रेंथ मौजूद है जो कि वो पहले इस्तेमाल करना चाहते थे। वो काम क्यों नहीं कर रही? सिर्फ ये सवाल है। काम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये जो 2 बड़ी जमातें हैं, इनका कोई इरादा नहीं है सड़कों पर निकलने का। सड़कों पर निकलना तो एक बहुत ही आगे का लेवल है। ये तो इवन पार्लियामेंट में उनको टफ टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और आज ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसको आप जिक्र कर रहे हैं, जिसका, उसमें मौलाना साहब ने एक और बात की कही थी कि उनको वादा किया गया था उनके साथ कि मार्च में हुकूमत को जो है वो लपेट दिया जाएगा, उनका सेटअप लपेट दिया जाएगा। और गालिबन जिन्होंने वादा किया था अब वो ये कहते होंगे कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। तो अब इस वजह से अब ये मौलाना साहब के साथ जो वादे हुए हैं या जो उनको अश्योरेंसेस थी, अब वो मौजूद मौलाना अपना पत्ता खेल चुके हैं ना। धरना देने वाला पत्ता मौलाना खेल चुके हैं, अब उस पत्ते में जान नहीं रही। देखिए साहब, मौलाना साहब की शिकवे शिकायतें खत्म नहीं हो रही पीएमएलएन से और पीपीपी से। ये क्यों नहीं खत्म कर देती हैं मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात, उनके शुकूक व शुबात? जी एमबीसी, मौलाना के पास स्ट्रीट पावर सिर्फ लाहौर और पिंडी में नहीं है, कराची में बहुत बड़ी है। कराची में उनके जलसे जो होते हैं ना, देखने वाले होते हैं। अब लेकिन है बिल्कुल बहुत बड़ा। राइट, सिद्दीकी साहब। जी बिल्कुल ज़रियाब, आप ये देखें कि पहले जो मौलाना एक रोल प्ले करते रहे पार्लियामेंट में, वो इत्तेहादी जमातों के साथ वो एक ब्लैकमेलिंग का उनका था कि उनके पास कुछ सीटें होती थी जिसकी वजह से वो हुकूमतों में शामिल हो जाते थे। अब पहली दफ़ा उनको इतनी बड़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ा है कि वो पार्लियामेंट से बाहर है। तो वो उस बच्चे की जो कहता है कि मैं ना खेडांगे ना खेडन देंगे, उनकी कोशिश है कि जो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, वो उनके पेज पे आ जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी सियासत डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी और उन्होंने हमेशा कहा कि बुरी से बुरी जमहूरियत भी जो वो मार्शल लॉ से बेहतर है। मुस्लिम लीग नून का भी यही स्टांस रहा है कि
जमहूरियत चलती रहनी चाहिए। और उसका बेहतर तरीका तो यही है कि अगर हुकूमत को आपने हटाना है तो आप तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में ले आए, उसमें मौलाना साहब मदद कर सकते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कुछ आदात देने के लिए। और दूसरी बात यह कि उनकी जैसे स्ट्रीट पावर का जिक्र हो रहा था, तो जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो अपना ट्रुप का पत्ता खेल चुके हैं। अब वो बार बार इस तरह लोगों को इकट्ठा करके इस्लामाबाद नहीं ला सकते, कोई इतना आसान काम नहीं होता। उसमें शायद एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने फंडिंग भी की थी, आपको बहुत फंड्स भी चाहिए होते हैं। तो अगर दूसरी पार्टीज की तरफ से आपको फंड्स नहीं मिलते तो ये भी स्ट्रीट पावर दिखाना भी कोई आसान काम नहीं होता कि आपने लोगों को कॉल की, सब लोग आ गए, लोगों को पहुंचाना पड़ता है। तो मौलाना के पास इस वक्त जो है वो कोई भी काम नहीं है, सिर्फ ये कि वो हुकूमत पे तनकीद करें और गिराने की कोशिश करें, जबकि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के अपने मफादात हैं, उनकी डीलिंग वीलिंग चलती रहती है। जैसे मैंने पहले भी आपको एक प्रोग्राम में बताया था कि दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कहा जाता है और रात के अंधेरों में कुछ और चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं, कुछ जो है वो मफादात की जंग चल रही होती है, कुछ आसानियाँ ली जा रही होती हैं। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो अभी किसी भी सूरत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगी या मौलाना के हाथ जो है वो अपना मजबूत नहीं करेंगी कि वो हुकूमत को इस वक्त गिरा सके। और हुकूमत भी इस वक्त इतनी कमज़ोर नहीं है कि उसको गिराना कोई आसान काम साबित हो। सोहरवर्दी साहब, ईद के बाद रहबर कमेटी का इजलास होना था, APC होनी थी, बड़ा डिसहार्ट हो गए मौलाना साहब। मेरे ख्याल में कोई डिसहार्ट होने वाली बात नहीं है। देखें, मौलाना से जिन्होंने वादा किया था, ये इस वक्त गिले शिकवे मौलाना के उनके साथ चल रहे हैं। अच्छा। जिन्होंने मार्च का वादा किया था, जो मुज़ाकरात में जामन थे, जिन्होंने मुज़ाकरात किए थे, जो उनको चौधरियों के घरों में बैठ के मिलते थे, जिनकी अंडरटेकिंग पे वो धरना गया था वापस, को PTI ने तो निगोशिएट नहीं किया था ना वो। तो मेरा मतलब है कि मौलाना का गिला शिकवा, वैसे वो कहते हैं ना, सुनाना नू नू और कहना बेटी को और कहना बेटी को और सुनाना बहू वाली बात है कि मौलाना नाम तो मौलाना नाम तो ले लेते हैं PMLN और पीपल पार्टी का, लेकिन असल में वो जिनसे बात कर रहे हैं उनको भी पता है कि वो उनसे बात कर रहे हैं और मौलाना को भी पता है वो किन से बात कर रहे हैं। अच्छा। तो लिहाजा वो आप फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ें। बेचारी PMLN और PPP का नाम तो इसलिए लिया जाता है कि बाकी नाम नहीं लेने हैं, तो समझ है कौन किससे बात कर रहा है, किसने किससे क्या वादा किया था और वो वादा कैसे। वो कह रहे हैं कोविड आ गया, अगर मार्च में कोविड ना आता तो बात, हाँ, अगर मार्च में कोविड ना आता तो मार्च हो जाता। अब चूंकि मार्च में कोविड आ गया और अब मौलाना कह रहे हैं कि कोविड ख़त्म हो गया, आपने मुल्क वापस खोल दिया है, तो जो वादे किए थे वो पूरे कर दें। कोरोना की वजह से डिले हुआ था मामला, और वो जो मामला डिले थे वो अब दोबारा शुरू होने चाहिए। तो वो बातचीत चल रही है और उसमें सिग्नल्स भी एक दूसरे को जा रहे हैं। आज मौलाना ने मिलियन मार्च की दोबारा बात भी की है। ऐसी कोई बात नहीं है कि तुरप का पत्ता खेल दिया तो दोबारा नहीं खेला जा सकता। ये ऐसी ताश है जिसमें एक एक पत्ता कई कई बार खेला जा सकता है, हर बार वापस आपके हाथ में आ जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसको आप जरा दूसरे पैराए में देखें। ठीक है, सोहरवर्दी साहब कह रहे हैं कि मौलाना का मुतालबा और उनकी शिकवे शिकायतें ऑपोजिशन से नहीं। जी जनरल साहब, एक चीज और नोट करें, NBC ने अभी बात की और वो बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, आसिफ जरदारी नैब में आ रहे हैं, अपने लोगों को साथ लेके नहीं आ रहे हैं। कन्फ्रंटेशन की सियासत सिर्फ अब गले पड़ेगी और रह गई मरियम सफदर के जिम्मे। वो लेके आई और उसने आके कन्फ्रंटेशन की। जरदारी साहब भी अच्छे बच्चे बन गए, बुज़दार भी बड़ा अच्छा बच्चा बन गया, अकेली रह गई, अच्छा बच्चा है। अब यहाँ भी एक बहुत बड़ी डिवीजन आपको नजर आती है कि अब क्या नून लीग ये पूरी इस्तात रखती है कि वो अकेले कन्फ्रंटेशन में जाए। नून लीग कितनी कैपेसिटी है, वो इस चीज को अफोर्ड कर पाएगी? मुझे ब्रेक की तरफ जाने, सॉरी टू इंटरप्ट यू। पूरी भी नहीं सर, 1/3 दढ़ा। ठीक है, 1/3 धड़े के बारे में मौलाना जिक्र कर रही हैं, लेकिन बात नहीं पर आ जाती। अगर जरदारी साहब ने इस किस्म का फैसला लिया है तो यकीनी तौर पर एक अच्छी रवायत है और उसको हम आने वाले दिनों में देखेंगे भी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। जिस तरीके से हम अपनी डिप्लोमेसी करते हैं वो बहुत यूनिडायमेंशनल है। हमारा एक स्टेटमेंट आता है रिपीटेडली, वी सपोर्ट द कश्मीरीज पॉलिटिकली, मॉरली, डिप्लोमेटिकली, बस उधर आके ख़त्म हो जाता है। शहरी मज़ारी साहिबा ने जिस तरह से आज तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया,
ये कश्मीर के मामले पर वो पहले भी कह चुकी हैं और ये बयान आज उन्होंने एक तकरीब में दिया है, लेकिन इससे पहले इसका इजहार वो कौमी असम्बली में कर चुकी हैं। नासिर चौथाई साहब, ये विफाकी काबीना में इख्तलाफात की निशानी है आज का बयान? नहीं, मेरा ख्याल है सच बोलने की अलामत है ये। अच्छा। वजीर खारजा इस बयानिए पर बैठ गए और उसको छुपा लिया उन्होंने, इसको आगे लेके नहीं गए, वज़ीर खारजा के पास नहीं गए, बैरूनी मुल्कों के दौरे नहीं किए, अपने उन्होंने फोल्डर्स बाहर नहीं भेजे, इस इशू को उन्होंने चलाया नहीं, लेके बैठ गए और आखिर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब कर दिए हमारे उन्होंने। ये बयानिया आज का नहीं है, 48 का बयानिया है जो हम लेके आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर अब इमरान खान के बयानिए को सही अंदाज में प्रमोट किया जाता और शाह महमूद कुरैशी वज़ीर खारजा बनते तो फिर शायद हम इसको आगे जा सकते थे, लेकर नहीं गए, हम घर पे बैठे हुए बहुत आराम से। जनरल साहब, देखिए बात यह है कि बात तो दुरुस्त है जो वो कह रही है, और उन्होंने एक दफा नहीं पहले भी कई दफा निशानदेही की है जहां पे कि फॉरेन ऑफिस ने कुछ कमजोरी दिखाई है। फॉरेन ऑफिस की नेचुरली परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, आप उसका फॉरेन मिनिस्टर पे लगा दिए या जो भी, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा ना होते तो शीरी मज़ारी ने होना था। तो शीरी मज़ारी जो है वो गलतियां बयान करती रहेंगी, बताती रहेंगी जब तक कि उनको फॉरेन मिनिस्टर बना नहीं दिया जाए। तो ये आप सुनते रहिए। ठीक है, ठीक है। मोना जी, मैं इत्तेफाक करती हूँ शीरी मज़ारी की स्टेटमेंट से, लेकिन ये बिल्कुल बात सही है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार थी 2018 इंतखाबात के बाद और पीटीआई के जीतने के बाद फॉरेन मिनिस्टर के स्लॉट के लिए। तो खैर वहाँ शाह साहब आ गए और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त अपनी जगह मौजूद है। हाँ, लेकिन मैं उनके बयान से इत्तेफाक करती हूँ, उस लेवल की परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। और दूसरा ये भी उनसे कहना चाहती हूँ कि शीरी मज़ारी की भी जो मिनिस्ट्री वो चलाती है ह्यूमन राइट्स की, शदीद तरीन ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैं कश्मीर में, तो उनकी अपनी मिनिस्ट्री में भी बहुत कुछ आता है जो कि वो बहुत अच्छी तरह से अभी परस्यू कर सकती है। और अगर हम कश्मीर की बात बाद में रखें तो पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल को ज़्यादा बेहतर नहीं है। सरवर्दी साहब, बिल्कुल मेरे ख्याल में पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये एक स्टाइल है, यहाँ सब एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं और आपको सभी सब जगह नंगे नज़र आ रहे हैं। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक मजाक सा बना दिया हुआ है। मेरा मतलब है एक वज़ीर जो है वो दूसरे वज़ीर के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है, वो उसके ख़िलाफ़ बयान दे रहा है। ये भी कोई हुकूमत की, ये भी तो इंटरनेशनली जाएगा जो शीरी मज़ारी ने कहा, इससे कौन सी पाकिस्तान की नेकनामी होगी और ये सब कुछ होगा। ये बात तो कैबिनेट में करनी चाहिए कि सेमिनार में करनी चाहिए। आगे आपका पॉइंट देखिए साहब। जी बिल्कुल, आप दरियाब ये देखें कि ये जो इख्तलाफात होते हैं वफाकी काबीना में, ये नून लीग में भी आपने देखे होंगे कि ख्वाजा आसिफ किसी और पेज पे होते थे, चौधरी निसार किसी और पेज पे होते थे, पीपल्स पार्टी में भी ग्रोहबंदी होती थी। तो वफाकी काबीना में इख्तलाफात जरूर हैं जिसका बरमला इजहार जो है वो कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें हो जाता है। और यही एक शनाख्ताना आपको नजर आएगा कि जो शीरी मज़ारी ने बयान दिया उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर यूएनजी में तकरीर इख्तलाफात भी हैं, लेकिन शेरी साहिबा जो फी हैं वो एक तरीके से दुरुस्त फरमा रही हैं। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।